आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स। और इस क्लास में हम देख रहे हैं 11th क्लास का एक पार्ट है फिजिकल वर्ल्ड, जिसे हम कहते हैं भौतिक जगत। ओल्ड एनसीईआरटी का पहला पार्ट था ये, न्यू एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को पढ़ने से हमें ये पता चलेगा कि हमें 2 साल आगे पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमें आगे पढ़ने हैं। तो इस क्लास में हम कुछ, ये जो पार्ट है ये छोटा पार्ट है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है, क्योंकि इसमें जो बिंदु आएंगे उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तरीके के बिंदु है जो आगे आने वाले हैं, जिससे हम थोड़ा एक्साइटमेंट होंगे यानी उत्तेजित होंगे। हमें ऐसा लगेगा अच्छा ये चीज़ कब आएगी, ये चीज़ कब आएगी, कैसे पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें इस क्लास में हम देखेंगे। कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन से आपके फिजिक्स में विस्तार किया गया है टॉपिकों का, किस किस प्रकार के टॉपिक आएंगे, कौन कौन सी कितनी गहराई से हमें पढ़ना है। तो इस क्लास में हम ये सब देख रहे हैं। तो पहला लेक्चर एक क्लास में पूरा हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि 10वीं क्लास में आपने बहुत अच्छी मेहनत की और अच्छे नंबर आए हैं। अपनी आप इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, जिस चीज सब्जेक्ट में आपकी रुचि है उस सब्जेक्ट को आप चूज कर रहे हो। अपनी परिस्थितियों को देख के आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो। कोई आर्ट ले रहा है, कोई साइंस ले रहा है, कोई कॉमर्स ले रहा है, तो आपकी जिस प्रकार से इच्छा है उस प्रकार से आप सब्जेक्ट देख रहे हो। लेकिन अगर आप साइंस ले रहे हो तो आपके सामने एक नया, एकदम नई तरीके का सब्जेक्ट आएगा, वो है फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं भौतिकी। तो चाहे कॉम बायोलॉजी ले लो चाहे मैथमेटिक्स ले लो, दोनों में ही ये सब्जेक्ट क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। और इस सब्जेक्ट में बहुत ऐसी चीज़ें होने वाली है जो आपने पहले शायद नहीं सोची होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो आप कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, और साथ साथ में आप फॉर्मूले निकालते हो, सूत्र याद करके चीज़ें करते हो। केमिस्ट्री में भी आप क्या करते हो, सूत्र निकालते हो, तो वहाँ पे वो चीज़ें हमें दिखती है। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें पता नहीं होता, हमें चीज़ें दिखती नहीं है। जैसे पृथ्वी और जो सूर्य है उसके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो लग रहा है, हमें दिख रहा नहीं है, उसे हम सूत्रों से ही समझेंगे। तो वहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख के पढ़ना पड़ता है टॉपिक को। तो आइए करते हैं इस क्लास को शुरू। सबसे सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पाठ का नाम है वो है फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत। जो हमारे भौतिक जगत आपको दिख रहा है इसके बारे में देखेंगे। इसमें पहला टॉपिक हम देखेंगे व्हाट इज फिजिक्स यानी भौतिकी क्या है। फिर उसके बारे में देखेंगे बाद में टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी के जो दो मूलभूत सिद्धांत है, या एक तरीके से भौतिकी को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने दो विचार दिए कि आप भौतिकी को समझने के लिए दो विचार, इन दो विचारों को पढ़ो। उन दो विचारों से हम भौतिकी को आसानी से समझ सकते हैं। पहला विचार क्या था उनका, यूनिफिकेशन यानी एकीकरण। दूसरा विचार था उनका रिडक्शनिज्म, जिसे हम कहते हैं न्यूनीकरण। उसके बाद हम देखेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। प्रयोजन मतलब भौतिकी में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कौन कौन से कितना विस्तार किया गया 11वीं 12वीं की भौतिकी की जो आपके सामने टॉपिक आएंगे उनका। और साथ साथ में एक्साइटमेंट मतलब जो हमारे दैनिक जीवन में जो भौतिकी से जुड़ी हुई घटना हम देखते हैं। कभी बारिश के मौसम में कहीं बिजली गिरती है, ठीक है, कई बारिश के मौसम में कई बार आप किसी दीवार को टच करते हो तो वहाँ पे करंट आता है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हम देखते हैं, वो घटनाएं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है वो एक्साइटमेंट पैदा करती है। इंद्रधनुष का बनना, ठीक है, कैसे सात रंग एक मतलब छोटी सी बूंद से एक सात रंग कैसे बिखर के बन जाते हैं, वो सभी चीज हमारे लिए क्या है, एक्साइटमेंट है। तो वो चीज देखेंगे। फिर हम देखेंगे भौतिकी का किस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ाव है, भौतिकी टेक्नोलॉजी तो जुड़ी हुई है, और उसके साथ कैसे सोसाइटी ने समाज के साथ उसका जुड़ाव है। फिर लास्ट में हम देखेंगे फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। इस प्रकृति में कुल 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स है। पहला फोर्स है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है दुर्बल नाभिकीय बल और चौथा है प्रबल नाभिकीय बल। इन 4 बलों के अलावा कोई बल नहीं है। बाकी जो भी आप बल पढ़ते हो वो इन चारों में ही आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा भौतिकी क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी जगह बनाते हैं, फिर हम देखेंगे कि भौतिकी क्या है। जैसे नाम से ही अगर हम बोले भौतिकी, तो देखो इसको जो पहले हमारे जैसे ऋग्वेद थे, वेदों में भी इसका उल्लेख आया है। यानी इसको एक तरीके से भौतिकी को हम प्रकृति से संबंधित लेते हैं, ठीक है। यानी भौतिकी क्या है, भौतिकी एक तरीके से क्या है, प्रकृति का अध्ययन है, ठीक है। भौतिकी क्या है, प्रकृति का अध्ययन। जो भी चीजें हमारे सामने घटित हो रही है उनका अध्ययन हम करते हैं भौतिकी के अंतर्गत, ठीक है। प्रकृति का अध्ययन है, और इसको हम पहले प्रकृति भी बोलते थे। यानी जो भी प्रकृति से संबंधित घटनाएं हैं उन चीजों का अध्ययन हम इस विषय के अंतर्गत करते हैं। साथ साथ में जो प्रकृति को समझने के लिए जो सामान्य नियम है
उन सामान्य नियमों को भी हम फिजिक्स से ही समझ पाते हैं। इस प्रकार से मान लो बिजली का गिरना, बादलों का कड़कड़ाना, ठीक है, ज्वार भाटा आना, गुरुत्वाकर्षण बल की जो भी घटनाएं होती है, चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करता है, चुंबक का समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्ष करेगा, विपरीत ध्रुव आकर्षित करेगा। तो ये जो सभी घटनाएं हैं प्रकृति के अंदर जो हो रही है, उन घटनाओं को हम भौतिकी के अंतर्गत देखते हैं, यानी जो प्रकृति के सामान्य नियम है, ठीक है, प्रकृति के जो सामान्य नियम, प्रकृति के सामान्य नियमों यानी बेसिक नियम जो है प्रकृति के, उन्हें कौन बताता है? भौतिकी बताता है, ठीक है। और बहुत सारी घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं, उनको भी हम भौतिकी से समझ सकते हैं। प्राकृतिक घटनाओं को हम भौतिकी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक घटनाएं, तो जो भी प्राकृतिक घटनाएं, जैसे मान लो ज्वार भाटा आना, ये भी प्राकृतिक घटनाएं हैं। और आप अगर बात करो जैसे कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, जड़ों में से जल और पोषक तत्व अवशोषित करते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ न कुछ भौतिकी के नियम जरूर लग रहे हैं, वो हम देखेंगे। और जिस प्रकार से मान लो कि जो प्लेन है, प्लेन तो चलो प्राकृतिक चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं प्लेन है वो ऐसे गति करता है, वो तो क्योंकि उसका पीछे वाला इंजन है वो क्या लगा रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है, तब प्लेन आगे जा रहा है। लेकिन प्लेन ऊपर की तरफ जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई नियम है, वो है बर्नौली का नियम, वो भी हम समझेंगे। और साथ साथ में ऐसी बहुत सारी जो घटनाएं हैं उन्हें हम भौतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पृष्ठ तनाव की जो बूंद है वो गोली क्यों बनती है, चौकोर क्यों नहीं बनती, त्रिभुजाकार क्यों नहीं बनती, ये पृष्ठ तनाव का उदाहरण है, ठीक है। कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ ही आकर्षित क्यों होती है, ऐसा नहीं हो सकता है कि पृथ्वी को कोई वस्तु आकर्षित करे। पृथ्वी और जो चंद्रमा है उसके मध्य कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, पृथ्वी सूरज के मध्य कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ये जो भी घटनाएं हैं वो सभी घटनाएं भौतिकी के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं एक छोटा सा जो टॉपिक है वो है कि भौतिकी यानी फिजिक्स और गणित, मैथमेटिक्स में क्या संबंध है, ठीक है। फिजिक्स और मैथ में क्या संबंध है? देखो, फिजिक्स में हम क्या करते हैं, मैथ के समीकरणों का, मैथ के सूत्रों का उपयोग करते हैं। मैथ के समीकरण, मैथ के सूत्रों का उपयोग करके हम फिजिक्स में इस उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं और आसान बना लेते हैं अपने टॉपिक को। और मैथ क्या है, मैथ में अगर आप खाली कैलकुलेशन करोगे, उसमें कोई थ्योरी वगैरह ऐड नहीं करोगे तो नई चीज़ नहीं बन पाएगी। तो हम मैथ में फिजिक्स का यूज़ करते हैं और वहाँ पे हम नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। जैसे कोडिंग वगैरह हुई, कुछ और भी टेक्नोलॉजी हमें नई नई निकालने तो उसमें मैथ की यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से इनमें क्या है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ठीक है। मतलब बिना मैथ्स फिजिक्स कुछ नहीं मानते हम, ठीक है। और बिना फिजिक्स मैथ क्या है, एक तरीके से जॉबलेस है। ये चीज़ हम बोलते हैं कई बार, आम हंसी की मजाक की भाषा में ये बोलते हैं कि भाई मैथ के बिना फिजिक्स का काम नहीं चलेगा और फिजिक्स के बिना मैथ वाले क्या एक तरीके से जॉबलेस है। फिर हम देखते हैं जो हमारा एक तरीके से सामान्य नियम है भौतिकी का, यूनिफिकेशन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एकीकरण, जिसे हम कहते हैं एकीकरण। एकीकरण में क्या होता है कि बहुत सारी जो प्राकृतिक घटनाएं होती है उनको एक ही नियम के अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारी घटनाओं के लिए एक नियम की उत्पत्ति, या हम कह सकते हैं बहुत, ऐसे बोल सकते हैं, बहुत सारी घटनाओं के लिए एक नियम, यानी एक सिद्धांत भी बोल सकते हैं। अब देखो ये कैसे है कि जिस प्रकार से मान लो कि एक हमारा नियम है जो आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है। तो वो है हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में क्या है, जैसे मान लो कोई सेव का नीचे गिरना, ठीक है, सेव का मुक्त पतन, हम कह सकते हैं फ्री फॉल ऑफ एप्पल, पतन। और हम बोल सकते हैं मान लो कि
चंद्रमा का लगाना बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि उपग्रहों की, ग्रहों के चारों ओर गति गति। तो इस प्रकार की देखो घटनाएं हो रही है। चाहे आप ये बोल दो कि मान लो कि पृथ्वी है, सूर्य की तरफ चारों तरफ चक्कर लगा रही है, कोई उल्का पिंड आता है तो वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, ठीक है, प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा बोलते हैं, क्योंकि वो तेजी से घर्षण करता है हवा के साथ, तो वो जलता हुआ हमें दिखता है तो हम उसे वो टूटता हुआ तारा बोलते हैं। तो ये सब जो घटनाएं हो रही है ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हो रही है, ठीक है। ये एक ही नियम है, चाहे सेव नीचे की तरफ गिरो, चाहे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाओ, चाहे उपग्रह जो एक तरीके से हम सैटेलाइट भेजते हैं वो, चाहे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाओ, चाहे पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए, ठीक है, चाहे समुद्र में ज्वार भाटा है, ये सभी घटनाएं क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित है। तो एकीकरण का मतलब ये है कि प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं हैं, ठीक है, उनको एक ही नियम से पढ़ लो, अलग अलग पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, उनके लिए अलग अलग हमें क्या करना पड़ेगा, तथ्य इकट्ठा करने पड़ेंगे। तो इसलिए क्या किया कि यूनिफिकेशन कर दिया, एकीकरण कर दिया, उसमें बता दिया कि जो बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं उनको एक ही नियम से पढ़ लो तो आसान होगी, पढ़ने में सुविधा मिलेगी, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था रिडक्शनिज्म, ठीक है। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है न्यूनीकरण। न्यूनीकरण का मतलब है कि कोई घटना का अध्ययन करना है, कोई घटना का अध्ययन करना है, ठीक है। नंबर 2 हमारा है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म इसका मतलब होता है न्यूनीकरण। न्यूनीकरण मतलब बड़ी समस्या है उसका अध्ययन करना है, तो उसका अध्ययन करने के लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो आपको ये छोटी छोटी चीजों को समझोगे तब हमें बड़ी चीज का अध्ययन हो जाएगा। जिस प्रकार से मान लीजिए कि खेत है हमारा, और उस खेत में मान लो अच्छी पैदावार नहीं हो रही है, फसल अच्छी नहीं हो रही है, तो उसमें क्या हो सकता है कि सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि किस चीज़ की कमी है। खाद की कमी है तो खाद डाल देंगे, ठीक है, एक समस्या का शायद समाधान हो चुका है। अगर पानी सही तरीके से नहीं मिल रहा तो पानी की पूर्ति करेंगे, सिंचाई करेंगे, एक तरीके से वो समस्या का समाधान हो रहा है। फिर अगर हमें लगा कि कुछ और प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, मिट्टी का टेस्ट कराएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम छोटी छोटी चीज़ों को सुधारते जाएंगे तो जो हमारे सामने समस्या थी, फसल अच्छी तरीके से हमें नहीं मिल रही थी, किसान मेहनत कर रहा था लेकिन उसका फायदा उसे नहीं मिल रहा था, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, छोटी बड़ी 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 समस्या थी एक तरीके से फसल ना होना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने समस्या को बांटा, एक एक चीज़ को सरल करते गए, लास्ट में हम रिजल्ट ये मिल गया कि फसल अच्छी होने लग गई, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो कि जैसे मान लो कोई जनरेटर है, जनरेटर कैसे चलता है, तो जनरेटर चलता है तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि जनरेटर बना किससे है, ठीक है, किस प्रकार की धातु से बना है जनरेटर, और जनरेटर के अंदर क्या क्या चीज़ है, मान लो चुंबक है, दो बड़े बड़े चुंबक लगे होते हैं, आर्मेचर कुंडली लगी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जनरेटर के अंदर जुड़ी होती है, तो उन सब की प्रोसेस समझेंगे, उन सबको साथ में लेके जनरेटर बनता है, फिर हमें जनरेटर के बारे में पता चलता है। तो रिडक्शनिज्म यानी न्यूनीकरण का मतलब होता है कि बड़ी समस्या को समझने से पहले उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करो, डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, उन छोटी छोटी समस्याओं को हल करते जाएंगे, उनको समझते जाएंगे तो बड़ी समस्या समझ में आ जाएगी, क्या समस्या आ रही है, या कोई प्राकृतिक घटना है उसका अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ था, मान लो हमें क्या करना है, जनरेटर का अध्ययन करना है, ठीक है, जनरेटर का अध्ययन करना है। तो जनरेटर के अध्ययन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले चुंबक के बारे में पता होना चाहिए, चुंबक का अध्ययन, ठीक है, और फिर हमें पता होना चाहिए आर्मेचर कुंडली जो जनरेटर के अंदर होती है, आर्मेचर कुंडली की क्या प्रक्रिया है, ठीक है, आर्मेचर कुंडली की प्रक्रिया। फिर हम देखते हैं कोयल, जो एक तरीके से कोयल लगी होती है उसके अंदर वो, ठीक है, कुछ ब्रूस भी लगी होती है, तो इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो हम जनरेटर का अध्ययन आसानी से कर पाएंगे। तो ये होता है एक तरीके से न्यूनीकरण, यानी बड़ी चीज़ को समझने के लिए उनको छोटे छोटे टुकड़े में बांटो और उसका अध्ययन करो। पीछे हमने देखा था एकीकरण, ठीक है, एकीकरण था यूनिफिकेशन,
तो यूनिफिकेशन में आप ये नोट कर सकते हैं, एक बार यूनिफिकेशन की तरफ वापस जा रहे हैं हम। यूनिफिकेशन में क्या था, यूनिफिकेशन को जैसे मैक्सवेल वैज्ञानिक थे, ठीक है, मैक्सवेल वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने विद्युत चुंबकत्व से संबंधित 4 समीकरणें दी थी। उन विद्युत चुंबकत्व से संबंधित जो 4 समीकरण थी, वहां पे भी यूनिफिकेशन से यानी एक एकीकरण से संबंधित नियम लागू हो रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने क्या दिया था, मैक्सवेल ने दिया था, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व की 4 समीकरण दी थी, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी दी थी उसमें। विद्युत विद्युत चुंबकत्व की 4 समीकरण दी थी, और उन 4 समीकरण में बहुत सारी चीजें उन्होंने क्या कर दी, एक समीकरण से ही समझा दी। 4 अलग अलग समीकरण थी, और प्रत्येक समीकरण क्या थी, अपने आप में बहुत बड़ी चीजों का अध्ययन करने के लिए काफी थी, पर्याप्त थी। जिस प्रकार से पहली थी हमारी स्थिर विद्युत की, दूसरी थी धारा गति की, धारा गति की बोल दो या ऐसे कह दो विद्युत गति की, ठीक है। तीसरी समीकरण उन्होंने दी थी विद्युत चुंबकत्व, यानी विद्युत और चुंबकत्व के जो गुण है उनको साथ साथ में समझने के लिए उन्होंने समीकरण दी थी। चौथी समीकरण उन्होंने दी थी विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझने के लिए चौथी समीकरण उन्होंने दी थी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस एक छोटी समीकरण के अंदर उन्होंने पूरी स्थिर विद्युत की डाल दी थी, यानी स्थिर विद्युत को समझना है तो एक छोटी समीकरण से हम उसको कुछ अधिकतर मात्रा में उसे समझ सकते हैं। जिस प्रकार से आपका जो 12th क्लास का पहला दूसरा चैप्टर है, वहां पे आपको देखेंगे कि स्थिर विद्युत की है। स्थिर विद्युत की मतलब है कि जो हमारा आवेश है यानी इलेक्ट्रॉन है वो रुका हुआ है, ठीक है, वो गति नहीं कर रहा। और जैसे ही हम आगे के 2 चैप्टर देखेंगे, ठीक है, आगे वाले 2 चैप्टर देखेंगे जहाँ पे धारा विद्युत की है, तो वहाँ पे धारा विद्युत के में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या करने लग जाता है, गति करने लग जाता है। फिर उसके बाद में विद्युत चुंबकत्व यानी विद्युत और चुंबकत्व, एक तरीके से 10वीं क्लास में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो हमने पढ़ा भी था, वहां पे जो टॉपिक था वो उससे संबंधित है। विद्युत चुंबकत्व यानी धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबक को हम गति कराएंगे तो धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो ये चीज देखी थी। और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, एक तरीके से आवेश को त्वरित गति कराते हो, यानी उसका वेग में परिवर्तन करते हो, त्वरण उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर, तो वहां पे विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित होती है। तो इन चीजों को, इन बहुत बड़ी बड़ी, एक तरीके से इनकी बहुत बड़ी बड़ी शाखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी शाखा है, ठीक है। इनकी एक तरीके से 12वीं क्लास में हम छोटा सा रूप देखेंगे, लेकिन इनकी अपनी एक तरीके से बहुत बड़ी किताबें बनती है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन करने के लिए मैक्सवेल ने 4 समीकरण दी। तो ये एक तरीके से ये एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि मैक्सवेल की जो 4 समीकरण है वो एकीकरण को बताती है। जो भौतिकी की एक तरीके विशेषता है एकीकरण, उसको मैक्सवेल की 4 समीकरण बताती है। न्यूनीकरण हमने देख लिया। एकीकरण का मतलब देखो कि बहुत सारे जो घटनाएं हो रही है उनको कम से कम एक एक तरीके से एक नियम में उन्हें कैसे समझे, ये है यूनिफिकेशन, ठीक है। जैसे बहुत सारी समस्या है, मान लो बहुत सारी घटनाएं हैं, परावर्तन अपवर्तन, उन सभी चीजों को समझने के लिए एक प्रकाश की एक तरीके से क्या बना दिया, एक अध्याय, एक तरीके से फिजिक्स की शाखा बना दी, भौतिकी की शाखा बना दी। तो उन सब बहुत सारी चीजों को समझने के लिए एक नियम से हम उन नियमों को समझ सकते हैं, वो है एकीकरण। और न्यूनीकरण का मतलब है बड़ी चीज का अध्ययन करने से पहले उससे जो चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है उसको अध्ययन कर लो, फिर उस बड़ी चीज का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो चुका है। जो टॉपिक नंबर 2 था हमारा, एक तरीके से कि जो भौतिकी के 2 नियम है उनको हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं कि जो भौतिकी है उसका एक तरीके से किस प्रकार से स्कोप, स्कोप का मतलब, स्कोप और एक्साइटमेंट दोनों देखते हैं। स्कोप का मतलब कि भौतिकी की विस्तार कहाँ तक है। 11th क्लास में और 12th क्लास में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उनका अध्ययन हम देखते हैं, करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिकी का प्रयोजन और उत्तेजना। यानी प्रयोजन का मतलब एक तरीके से भौतिकी का विस्तार कहाँ तक है। तो 11वीं और 12वीं क्लास में भौतिकी का विस्तार की बात करें तो हमारे पास 2 प्रकार से हम एक तरीके से इसका विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। एक तो छोटे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उनके आधार पर एक भाग हो जाएगा, एक दूसरा जो एक तरीके से बड़े टॉपिक पढ़ेंगे उनके आधार पर भाग हो जाएगा। जो एक तरीके से पहले हम देखते हैं वृहद, ठीक है, वृहद स्तर पर, वृहद स्तर की बात करें तो हमें देखना है, और फिर हम बात करेंगे सूक्ष्म स्तर की बात।
यानी एक तरीके से सूक्ष्म स्तर पर। सूक्ष्म स्तर और वृहद स्तर का मतलब देखो सीधी सीधी ये बात है कि वृहद का मतलब आप बड़ी चीजों का अध्ययन करोगे ना, तब उसे एक तरीके से वृहद स्तर बोलेंगे, हम उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, और सूक्ष्म स्तर वाले को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो पहले देखते हैं वृहद स्तर पर। इसमें टॉपिक पहले आएगा आपका, एक भाग है भौतिकी का यांत्रिकी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मैकेनिक्स, और यांत्रिकी है। फिर दूसरा है ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी इसका भी एक तरीके से बहुत बड़ी फिजिक्स की एक तरीके शाखा है। तीसरा हम देखते हैं कि विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, और चौथा इसमें देखेंगे प्रकाशिकी, यानी जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। तो ये जो पहले और दूसरे ये दो शाखाएं हैं, इनका अध्ययन हम 11वीं क्लास में करते हैं, ठीक है, और ये जो दो शाखाएं हैं इनका अध्ययन करते हैं 12वीं क्लास में। और तीसरा स्तर है जो आपका सूक्ष्म स्तर है, उसे हम कहते हैं क्वांटम भौतिकी, ठीक है, वो एकदम छोटे छोटे कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका अध्ययन करते हैं, तो उसे कहते हैं क्वांटम भौतिकी। तो क्वांटम भौतिकी हो गई। अब देखो यांत्रिकी में हम गति का अध्ययन करेंगे कि वस्तुएं गति किस प्रकार से करती है, गति कितने कितने प्रकार की होती है। फिर हम देखेंगे गति की समीकरणें, जो आपने 9वीं क्लास में देखी थी, गति की समीकरणें, ठीक है। हमारा लेक्चर आपको मिल जाएगा गुरुकुल फिजिक्स रुपेश यूट्यूब चैनल हमारा है ही, गति की समीकरणें। फिर हम देखते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है, कार्य कार्य पहले ऊर्जा पहले लिख दो, कार्य या आप कह सकते हो शक्ति, ये सभी चीज यांत्रिकी के अंतर्गत आती है। फिर हम इसमें देखेंगे घूर्णन गति, ठीक है, घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन, वो देखेंगे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जड़त्व कह दो चाहे कुछ और कह दो, जड़त्व घूर्ण, उनका अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है उनका अध्ययन करेंगे। दो पिंडों में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उनका अध्ययन हम इनके अंतर्गत करते हैं, यांत्रिकी के अंतर्गत, ठीक है। आपेक्षिक गति भी आती है यांत्रिकी के अंतर्गत। आपेक्षिक गति, दो ट्रेनें रुकी हुई है, ठीक है, अब पता नहीं चल रहा कि एक चलने लगी तो पता नहीं चल रहा दूसरी चल रही है या हमारी वाली ट्रेन चल रही है, ये आपेक्षिक गति हो गई। और जिस प्रकार से ट्रेन प्लेटफॉर्म से हमारे पास आती है तो ध्वनि की आवाज़ तेज होती जाती है, वो चीज़ें हो गई, तो वो इसमें देखेंगे। और ऊष्मा गतिकी में हम देखेंगे ऊष्मा के बारे में, ऊष्मा, ऊष्मा क्या है, कैसे ऊष्मा का मात्रक निकालेंगे, ठीक है, ऊष्मा, ताप, ठीक है, ऊष्मा ले लिए, ताप ले ली, और इसमें ऊष्मा गतिकी के नियम देखेंगे, ऊष्मा गतिकी के नियम, इसके साथ साथ हम ऊष्मा गतिकी के नियम देखेंगे, ठीक है। चालन, धातुओं में चालन, संवहन, विकिरण, इन घटनाओं को हम देखेंगे। ऊष्मा इंजन, ऊष्मा इंजन आएगा, ठीक है, कार्नो इंजन, वो देखेंगे। चालन, संवहन, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, ऊष्मा इंजन, कार्नो इंजन देखेंगे। तो ये चीज हुई, ठीक है, ऊष्मा गतिकी प्रथम नियम, शून्य नियम, द्वितीय नियम। फिर विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व में हम देखेंगे आवेश, आवेश, आवेशों के प्रकार, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, जो 10वीं क्लास का टॉपिक था वो। और इसमें हम देखेंगे कि चुंबकत्व विद्युत यानी चुंबक के गुण, चुंबक के गुणों की बात करेंगे। साथ साथ में इसमें हम
देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनका अध्ययन करेंगे। और इसमें बहुत सारे नियम आ जाएंगे, कूलाम का नियम, लेंज का नियम, ठीक है, किरचॉफ के नियम, ये सभी नियम इनमें आ जाएंगे विद्युत चुंबकत्व में। ठीक है, परिनालिका में धारा, कुंडली में धारा, वर्ताकार कुंडली में धारा, ये सभी चीज हम इसमें अध्ययन करेंगे। और कह सकते हैं एसी, एसी मतलब अल्टरनेट करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी यानी दिष्ट धारा, इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। उपकरणों का, विद्युत उपकरण है उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, विद्युत उपकरण उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में परावर्तन, या आप कह सकते हो प्रकाश, प्रकाश की विशेषता, ठीक है, यानी परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन हो गया। हम फिर देखेंगे लेंस, लेंस देखते हैं, दर्पण देखते हैं, प्रिज्म भी इसमें आता है। और इसके साथ साथ हम सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, इनका भी अध्ययन हम करेंगे। इनमें साथ साथ उपकरण है उनका भी अध्ययन करेंगे कि गुण हो गए परावर्तन, अपवर्तन, इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये सभी चीज देखेंगे। नेत्र, नेत्र से संबंधित कुछ दोष, जो दूरदृष्टि दोष, निकष दृष्टि दोष, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उन सभी का उपयोग हम देखेंगे। क्वांटम भौतिकी में हम देखेंगे छोटे कणों का अध्ययन, ठीक है, जैसे परमाणु का अध्ययन, परमाणु, ठीक है, आप अणु तो बात नहीं कर सकते, परमाणु ठीक है, परमाणु का अध्ययन। और इसके साथ साथ हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करेंगे। प्रोटॉन का अध्ययन करेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम और भी कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं, जैसे मान लो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, अर्धचालक जो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो चिप होती है अर्धचालक, उनका अध्ययन करेंगे। नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन करेंगे, यानी नाभिक के अंदर जो हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो ये आपकी 11वीं क्लास और 12वीं क्लास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनका हम अध्ययन करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। और भी बहुत सारी, अभी तो बर्नौली का सिद्धांत, प्लेन का उड़ना, ठीक है, और बॉल कैसे स्विंग करती है वो देखना, वो बहुत सारी चीजें हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो इसको आप नोट कर सकते हो। और हम देख रहे हैं आगे, अब आगे हम देखेंगे कि हमारा जो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है ना, फिजिक्स के प्रति हमारी क्या रुचि है, क्या क्या उत्तेजना है। तो उसमें सीधे सीधे है कि जो आप दैनिक जीवन में जो घटनाएं देखते हो, ठीक है, उनको हम समझ सकते हैं फिजिक्स की सहायता से, उन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उन्हें सब, और उनको दूसरी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई घटनाएं उससे मिलती जुलती तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं। भविष्य के बारे में हम क्या बता सकते हैं, बता सकते हैं कि आगे अब तो ये चल रहा है, जैसे आगे ये होने वाला है, जैसे भारत अभी हमारा AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने, 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए अप्रूवल दे दिया सरकार ने। 5th जनरेशन का चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, रूस के पास है, तीनों देश है उनके पास तो है अपना 5th जनरेशन फाइटर प्लेन। उसका फायदा क्या होता है, क्योंकि वो रडार में नहीं आता, जो रडार है, दुश्मन का रडार है, उसके वो डिटेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसका एक तरीके से बाहर का जो एक तरीके से आवरण होता है वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होता है। उसमें जो बाहर का आवरण, उस पर एक तरीके से इस प्रकार से कोडिंग की जाती है कि वो जो तरंगे नीचे से जो आप दुश्मन का रडार भेजता है, रेडियो तरंगे, उन्हें वो ऊपर ही अवशोषित कर लेता है या वापस नीचे नहीं आने देता। इस प्रकार की उस पर जो परत मान लो कोडिंग की जाती है। तो वो जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है वो भी एक तरीके से आगे हमें जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए फिजिक्स की हम हेल्प से उन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, भविष्य का, फ्यूचर का पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का था, ठीक है, उत्तेजना फिजिक्स के प्रति। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा अगला टॉपिक है कि फिजिक्स और यानी भौतिकी, प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में किस प्रकार से एक दूसरे का गठजोड़ मिला हुआ है, किस प्रकार से एक दूसरे की सहायता प्रदान करते हैं। तो ये हमने देख लिया।
अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखने के लिए हमारा भाई, अगर मान लो कि टेक्नोलॉजी और फिजिक्स तो जुड़ी हुई है ना, कि फिर मान लो भौतिकी की नई ब्रांच खुल गई, भौतिकी की नई ब्रांच खुल गई तो उससे नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, नई टेक्नोलॉजी मिलेगी तो हमें सुविधा ही होगी। जिस प्रकार से अभी टेक्नोलॉजी नैनो प्रौद्योगिकी चल रही है, नैनो प्रौद्योगिकी मतलब 10 की घात -9 मीटर आकार के कणों की सहायता से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। नैनो रोबोट बना सकते हैं, नैनो दवाइयां बना रहे हैं, नैनो फाइबर बना रहे हैं, नैनो यूरिया जो आपने अभी देखा था कि नैनो यूरिया बहुत कारगर है। तो जैसे किसानों को पता भी होगा, नैनो यूरिया अभी चला रखा सरकार ने। तो ये सभी चीजें क्या है, फिजिक्स जो प्रौद्योगिकी है वो और जो एक तरीके से समाज है, तीनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं भौतिकी, भौतिकी के साथ प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो कोई फिजिक्स की कोई नई ब्रांच खुल गई, यानी नई फिजिक्स की कोई नई ब्रांच या नई चीज का अध्ययन हो चुका है, जैसे फिर उससे क्या होगा, उससे हमें नई प्रौद्योगिकी मिल जाएगी। ठीक है, यानी एक तरीके से न्यू फिजिक्स, न्यू फिजिक्स की ब्रांच खुल गई तो उससे हमें क्या मिल जाएगी, न्यू टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, यानी नई प्रौद्योगिकी उससे हम विकसित कर सकते हैं। भाई कोई चीज के बारे में हमें अध्ययन हो चुका है तो उस अध्ययन का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे और नए नए उपकरण बनाएंगे। जिस प्रकार से अभी हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी चल रही है, नैनो प्रौद्योगिकी, उससे हम बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। और इसी प्रकार से कुछ समय पहले एक तरीके से सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन की जो हमने चिप विकसित की थी, यानी फिजिक्स की जो नई ब्रांच थी अर्धचालक, वहां पे हमने सिलिकॉन की क्या की थी, चिप जो बोलते हैं सिलिकॉन चिप, उसका विकास किया था। उस सिलिकॉन चिप्स की सहायता से हमने क्या किया, सिलिकॉन चिप्स की सहायता से हमने बनाया अर्धचालक। ठीक है, यानी सेमीकंडक्टर, अर्धचालक बनाए हमने। और अर्धचालक से क्या हुआ कि जो पहले टीवी होती थी वो बहुत चौड़ी होती थी पीछे से, ठीक है, आपने देखी होगी पुरानी टीवी बहुत चौड़ी होती थी पीछे से। लेकिन अर्धचालकों की वजह से क्या हो गया कि जो एक तरीके से बी टीवी में जो कैथोड ट्यूब लगी होती थी उसको हटा दिया और एक छोटी सी चिप उसकी जगह लगती है। तो अब आप देख रहे हो कि जो फोन भी पतला होता जा रहा है, टीवी भी पतली होते जा रही है। ठीक है, और अगर हम अपना सेहत का ध्यान नहीं रखें तो हम जरूर मोटे हो रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या थी, वहां पे सिलिकॉन चिप्स की खोज हुई, फिजिक्स की नई ब्रांच निकली, नई ब्रांच से अर्धचालक हमने बनाए। ठीक है, अर्धचालकों का निर्माण किया, अर्धचालकों का निर्माण किया तो हमने एक तरीके से लैपटॉप छोटे बनाने लग गए। ठीक है, कंप्यूटर, कंप्यूटर बोल दो या लैपटॉप बोल दो, तो इनका एक तरीके से क्या हो गया, विकास हो चुका। इसी प्रकार से हमने एक तरीके से क्या बने कि जो रेडियो तरंगों का विकास किया, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का विकास किया आपने, यानी विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंगों का विकास किया तो वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि पहले हमें जो फोन उठाते थे ना, वो कई फिल्मों आपने देखे होंगे, ठीक है, ऐसे गोल गोल घुमाते थे, 4 5 6 7 8 ऐसे घुमाते, फिर फोन उठाते, फोन के साथ तार जुड़ा होता था, एक खंबे से दूसरे खंबे से तार जुड़ा होता था। लेकिन अब तो तार की जरूरत नहीं है, फोन यहाँ से करो सीधा, क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा आपका टावर के साथ, फिर टावर दूसरी जगह उसको भेज देगा, फिर दूसरे के पास आपका जो एक तरीके सिग्नल पहुंच जाएगा। तो बिना तार की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बात कर सकते हैं। आजकल वैसे ही बिना तार की सहायता से हम क्या 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 देख सकते हैं, टीवी वगैरह देख सकते हैं ऑनलाइन। उसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों का जब विकास हुआ, फिजिक्स की नई ब्रांच खुली, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमें एक तरीके से बिना तार के हम क्या कर सकते थे, कम्युनिकेशन कर सकते थे। ठीक है, यानी बिना तार की आवश्यकता से हम आप आसानी से बातचीत कर सकते थे। तो तार रहित, इसको हम बोल सकते हैं तार रहित संवाद। ठीक है, हम तार की बिना तार की सहायता से संवाद कर सकते थे। जैसे आप अभी बोल दो कि मान लो फोन, मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन, बिना तार की सहायता से हम मोबाइल फोन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट, तो ये जो सभी चीजें थी वो हमें क्या हो गई, विद्युत चुंबकीय तरंगों का विकास हुआ तो वायरलेस कम्युनिकेशन बिना तार की सहायता से हम आसानी से संवाद कर सकते थे।
तो इस प्रकार से क्या होता है कि फिजिक्स की नई ब्रांच खुलती है, नई शाखा का निर्माण होता है, तो नई प्रौद्योगिकी बनती है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि हमें नई प्रौद्योगिकी बनानी है तो फिजिक्स की नई ब्रांच हम बना सकते हैं। जैसे पहले क्या था, भाप के इंजन चलते थे। गदर फिल्म नंबर 1 में आपने देखा होगा कि जो सनी देओल है वो क्या करते हैं, वो इधर से कोयला उठाते हैं, वो इधर डालते हैं, तो उस कोयले से क्या बनती थी, भाप बनती थी, और उस भाप की सहायता से वो ट्रेन चलती थी। तो हमें पता चला कि भाप की सहायता से ट्रेन चलाना क्या है, तो बहुत महंगा है। दूसरा ये पता चला कि इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। फिर उसकी जगह हमने क्या किया, उस सॉरी कोयले का इंजन था पहले, ठीक है, कोयले का इंजन था, फिर उसकी जगह हमने भाप का इंजन बनाया, फिर डीजल इंजन बनाया, फिर पेट्रोल इंजन बनाया। तो इस प्रकार से क्या हो रही है, प्रौद्योगिकी धीरे धीरे नई नई विकसित हो रही है, तो उस हिसाब से फिजिक्स का नया ब्रांच खुलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि मान लो कि हमें कोयला इंजन है, उसकी जगह हमने क्या किया, भाप का इंजन बना लिया। ठीक है, भाप इंजन, फिर हमने क्या किया, एक तरीके से भाप इंजन की हटाना था, तो एक तरीके से हमने नई प्रौद्योगिकी लानी थी, उसके लिए हमने एक तरीके से विद्युत, जो आपकी अभी हम पढ़ा था ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत भाप इंजन हमने बनाया। फिर और नई टेक्नोलॉजी लेके आए, तो क्या बना हमारे पास, एक डीजल इंजन बना। ठीक है, डीजल इंजन बना। फिर अब तो पेट्रोल इंजन सब कुछ बने रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारे एक तरीके से, अगर आप नई नई टेक्नोलॉजी यानी न्यू प्रौद्योगिकी की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, नई फिजिक्स की ब्रांच बना सकते हैं। यानी नई प्रौद्योगिकी नई फिजिक्स की ब्रांच को जन्म देती है, और जो नई फिजिक्स की ब्रांच है वो नई प्रौद्योगिकी को जन्म देती है, तो एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो नई फिजिक्स की ब्रांच को जन्म देती है, और ये समाज में फायदा देती है, क्योंकि भाई आप यूज क्या कर रहे हो, समाज में तो यूज कर रहे हो। पहले मान लो कि गर्मियों में लाइट बहुत जाती है, तो बहुत जाती है तो क्या करते हैं कि इन्वर्टर लगा लिया, कुछ समय के लिए हम उससे आसानी से अपना काम चला सकते हैं। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, तो मान लो लाइट चली जाए तो क्या करें भाई, कोई मान लो या तो इन्वर्टर लगाए, इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं हो तो एक तरीके से जो आप आजकल जो बल्ब होते हैं चार्जिंग वाले, वो बल्ब लगाए, तो कुछ समय के लिए हम अपना काम निकाल सकते हैं। तो नई प्रौद्योगिकी से हमारे समाज में क्या हुई, तो सुविधा हुई। ठीक है, कुछ इस तरीके से घातक परिणाम भी निकलते हैं, कुछ इसका गलत क्या तरीके उपयोग कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब हम देख रहे हैं अंतिम टॉपिक, जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रकृति में मूलभूत 4 बल हैं, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं अभी हम। अगला टॉपिक है प्रकृति में मूल बल। तो हम देखते हैं प्रकृति में जो 4 प्रकार के मूल बल होते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा है प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल है। पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल जिसे हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा है विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। और चौथा है प्रबल नाभिकीय बल, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के बल हो गए। गुरुत्वाकर्षण बल को सबसे पहले हम पढ़ते हैं, और इनकी जो एक तरीके से प्रबलता है, यानी इनकी ताकत की सबसे कमजोर ये है, फिर उससे थोड़ा ज्यादा मजबूती है, और फिर ये मजबूत और ये सबसे मजबूत बल है। ठीक है, तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, इस ब्रह्मांड के कोई भी 2 पिंड है तो उनके मध्य जो बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। जिस प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी चंद्रमा मध्य 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 पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो बल लग रहा है वो भी क्या, गुरुत्वाकर्षण बल है। ब्रह्मांड का कोई भी 2 पिंड कितने ही दूर हो, उनके मध्य जो बल लग रहा है वो है गुरुत्वाकर्षण बल।
और इसका हम सूत्र निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, दो पिंडों के मध्य, मतलब ये कहाँ पे लगता है, दो पिंडों के मध्य लग रहा है बल। और इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, मान लो एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है m2 है, और इनकी बीच की जो दूरी है या डिस्टेंस है वो कितनी r है। तो इनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका सूत्र कैसे होगा, F बराबर G m1 m2 बट्टा में r स्क्वायर। ये हमें 9वीं क्लास में ये टॉपिक आया था हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल वाला। तो गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के मध्य लगता है, पिंडों का द्रव्यमान होना चाहिए तभी उनके मध्य लग सकता है। एक कण है न्यूट्रिनो जिसका कोई द्रव्यमान नहीं है तो उसके मध्य उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता उस पर, ठीक है। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण की बात। दूसरा ये क्या है, ये सबसे दुर्बल बल है, ठीक है, सबसे कमजोर बल है ये, ठीक है, कमजोर है, यानी ये सबसे कमजोर बल है। सबसे कमजोर बल है। दूसरा इसका जो प्रास है जिसे हम कहते हैं रेंज, इसकी प्रास है अनंत, यानी अनंत दूरी पर दो पिंड है उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और अनंत का जो प्रतीक चिन्ह वो क्या है, ये है, ठीक है। दूसरा और हम क्या बता सकते हैं, इसको जो दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसको लगने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यानी जो पृथ्वी और सूर्य है उसके बीच में कोई माध्यम नहीं है तो भी उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और हम पर और पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है वो क्या है, माध्यम में लग रहा है, क्योंकि हमारे आसपास क्या वायु है, और अगर हम समुद्र में चले जाएं तो भी हमारे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो इसको गुरुत्वाकर्षण बल को लगने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, डज नॉट रिक्वायर मीडियम, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है, माध्यम की आवश्यकता नहीं। तो ये कुछ 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हुए गुरुत्वाकर्षण के बारे में। दो पिंडों के मध्य लगेगा, उन पिंडों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। दूसरा धरती पर लगने वाला सबसे कमजोर बल है। तीसरा इनके दो पिंड कितनी दूरी पर हो, उनके मध्य कितनी दूरी हो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लग जाएगा चाहे अनंत दूरी पर हो। और चौथा एक तरीके से क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। तो दुर्बल नाभिकीय बल कब लगता है, एक तो नाभिक के अंदर लगता है, ठीक है, तो ये कब लगेगा, एक तरीके से नाभिक के अंदर लगेगा। और जब मान लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित होते हैं, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित हो, यानी एक तरीके से बीटा 6 हो, बीटा 6 हो उसे हम कहते हैं बीटा डीके, उस परिस्थिति में दुर्बल नाभिकीय बल लगता है। तो इसकी बात करें तो ये एक तरीके से क्या लगता है, नाभिक में लगता है, ठीक है, नाभिक में जो कण है उन पर लगता है, नाभिक में कणों पर, और अन्य कणों पर भी लग सकता है, जैसे मान लो न्यूट्रिनो बोल दो, न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो उनके मध्य लगेगा। दूसरा अगर इसकी बात करें तो ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा मजबूत है, तो ये क्या एक तरीके से कमजोर है, ठीक है, दुर्बल बल है, आप ऐसे कह सकते हो, कमजोर तो नहीं, दुर्बल है, थोड़ा सा दुर्बल बल है। और ये होगा कब, जब होगा बीटा 6, ठीक है, तीन प्रकार के 6 होते हैं, अल्फा बीटा गामा। बीटा 6 में क्या होते हैं, न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है, बीटा 6 भी दो प्रकार का होता है, बीटा प्लस बीटा माइनस। तो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो कण नाभिक से निकलते हैं। तो अभी तक आपने देखा होगा नाभिक में केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन दो होते हैं, लेकिन नाभिक में और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो जब बीटा 6 होगा तब उस स्थिति में नाभिक में न्यूट्रॉनो जो एक तरीके से न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो है इन पर जो बल लगेगा वो एक तरीके से क्या होगा, वो होगा आपका दुर्बल नाभिकीय बल। और इसके अगर प्रास की बात करें, इसकी प्रास बहुत छोटी है, 10 की घात आपकी एनसीईआरटी 10 की घात -16 मीटर बताती है इसकी प्रास, 10 की घात -16 मान लो, तो 10 की घात माइनस क्या मान लो 16 से 10 की घात -15 मीटर, ये इसकी हो गई प्रास, ठीक है। ये नाभिक के अंदर लगेगा, जब एक तरीके से बीटा 6 होगा उस स्थिति में लगेगा, थोड़ा सा दुर्बल बल है, यानी इससे तो थोड़ा
मजबूत है लेकिन थोड़ा इनकी तुलना में थोड़ा दुर्बल है, और परास बहुत छोटी होती है। नाभिक के अंदर उपस्थित कणों पर लगता है बीटा 6 की उपस्थिति में। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? आवेशित कणों पर लगता है। ठीक है, आवेशित कणों पर, कोई भी आवेशित कण है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, उन पर लगेगा। और आवेश तो हमने देखा दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। तो ये भी एक तरीके से दो प्रकार का बल है, क्योंकि समान प्रकृति के आवेश क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। आकर्षण प्रतिकर्षण तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है, लेकिन वो आकर्षण वाला हमें काम यहाँ पे नहीं करना, हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो आकर्ष जो आवेशित कण है उन पर लगता है। जैसे मान लो दो धनावेशित कण है, तो उनके मध्य क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है, और मान लो दो विपरीत प्रकृति का आवेश है, तो उनके मध्य क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। तो ये हो गया एक तरीके से रिपल, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षण, और ये है आकर्षण। अब अगर इसका हम सूत्र निकालना चाहे तो मान लो कि पहला कण है, उसका आवेश का मान कितना? उस पर आवेश है Q1, दूसरा कण उस पर आवेश का मान Q2 है, और दोनों के मध्य दूरी मान लो R है। तो इनके मध्य जो विद्युत चुंबकीय बल लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसका मान क्या आ जाएगा? उसका मान आ जाएगा K। ठीक है, Q1 Q2 बट्टा में R की स्क्वायर। ये है कूलाम का नियम है, जो 12वीं क्लास का पहला चैप्टर है, वहां पे आएगा। ठीक है, और इसकी जो परास है, इसकी परास भी अनंत होती है, अनंत दूरी तक लगता है। कितनी दो दूर आवेशित कण हो उनके मध्य विद्युत चुंबकीय बल लगेगा। और इसकी अगर हम और कुछ क्या खास है देखें, माध्यम की आवश्यकता नहीं है इसको भी। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं है, नहीं, माध्यम की आवश्यकता इसे भी नहीं है। तो ये इसकी कुछ खासियत हुई। ठीक है, और थोड़ा क्या मजबूत बल है, मजबूत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये इसकी कुछ खासियतें हो गई। आवेशित कणों के मध्य लगेगा। आवेशित कण दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित कण, धनावेश और ऋणावेश। तो ये भी दो प्रकार का बल होगा। ठीक है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति का आवेश सॉरी आकर्षण दर्शाते हैं। और दोनों के मध्य जो हम सूत्र ये निकाल सकते हैं, अनंत दो आवेश बहुत अनंत दूरी पर तो भी उनके मध्य लग जाएगा। मजबूत बल है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर बल है नाभिकीय बल। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल है, और ये लगता है नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य। अब आप एक बात सोचो, नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन बैठा है, प्रोटॉन बैठा है, प्रोटॉन बैठा है, न्यूट्रॉन बैठा है। ये अपने आप शांति से बैठे नहीं है। शांति से क्यों नहीं बैठे? क्योंकि प्रोटॉन प्लस है, दूसरा प्रोटॉन भी प्लस का है, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी इन दो प्रोटॉनों के मध्य कौन सा बल लगेगा? विद्युत चुंबकीय बल लगना चाहिए। विद्युत चुंबकीय बल इन दोनों के मध्य लगना चाहिए। जो लग भी रहा है तो भी ये एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे और नाभिक अस्थायी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि नाभिक के अंदर विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना ज्यादा मजबूत बल क्या लगता है? प्रबल नाभिकीय बल लग रहा है, जो इन दोनों को बांध के रख रखा है, इनको मजबूर कर रहा है कि तुम्हें छोटे सी जगह के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को क्या चुपचाप शांति से बैठ के क्या करना है? शांति से बैठना है। ठीक है, ये बात हुई कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य विद्युत चुंबकीय बल लग रहा है, फिर भी ये एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनके मध्य कोई ना कोई बहुत बहुत बड़ा मजबूत बल लगेगा, जो है प्रबल नाभिकीय बल। जिस प्रकार से क्लास में मॉनिटर है, क्लास में मॉनिटर है, उसका एक ही काम है कि वो क्या कर सकता है? नाम लिख सकता है। जो बदमाशी कर रहे हैं बच्चों, उनका नाम लिख सकता है, लिख दिया, इतना ही कर सकता है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बच्चे कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, नाम लिख ले, हम तो तेरी सुनेंगे नहीं, हम तो अपनी मर्जी से करेंगे। उसी क्लास में आ जाए प्रिंसिपल और इतनी बड़ी छड़ी लेके आ जाए ऐसे, हाँ भाई बोलो, अब बोलो कौन बात कर रहा था। तो वहां पे भाई उनके मध्य एक तरीके से मॉनिटर का ऐसा कुछ थोड़ा बहुत तो था ना, कि भाई बच्चे क्लास से बाहर नहीं जा रहे थे, क्लास के अंदर थे, कुछ ना कुछ बदमाशी जरूर कर रहे थे। ठीक है, वहां तक तो फिर भी था। जैसे प्रिंसिपल आ गए तो जो बदमाश टाइप के बच्चे थे वो शांति से बैठ गए। अब बोले कि भाई कौन बोल रहा था? कि सर कोई नहीं बोल रहा था, हम तो एकदम शांति से पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से नाभिक में होता है कि नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, फिर भी वहां पे एक दूसरा बल लग रहा है, जो इन दोनों को क्या कर रहा है? नाभिक के अंदर इतनी छोटी सी जगह में बांध के रख रखा है। वही बल होता है हमारा प्रबल नाभिकीय बल। तो ये क्या होता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन
प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में नाभिक के अंदर जो बल लगता है वो होता है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, और ये नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, आवेश पर निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि जितना बल जैसे मान लो जितना बल न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लग रहा है उतना ही बल प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य लगेगा और उतना ही बल प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगेगा। तो तीनों के मध्य जो बल लग रहा है वो तीनों बल एक दूसरे क्या है, समान है, यानी आवेश पर निर्भर नहीं कर रहा। और ये क्या है, सबसे प्रबल बल है। ठीक है, इस ब्रह्मांड का सबसे प्रबल बल है। और इसकी जो परास है, इसकी परास की बात करें, सॉरी परास की जो बात करें, इसकी परास यानी रेंज की बात करें, वो होती है 10⁻14 मीटर से 10⁻−15 मीटर। तो इसकी ये परास होगी, सबसे मजबूत बल है। ठीक है, और माध्यम तो इसे है क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया। तो इस प्रकार की कुछ विशेषताएं हमने देखी है प्रबल नाभिकीय बलों की। परास बहुत कम है, छोटी सी जगह में बहुत सारे कण एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, आवेश पर निर्भर करता नहीं है। जिन दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब के मध्य जो बल लग रहा है वो सभी क्या है, एक प्रकार का बल है। ठीक है, और कुछ संभावनाएं हम लिख सकते हैं लिखने के लिए। तो ये हमारा टॉपिक हो चुका है, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। इसमें हमने वो सभी महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ लिया जो आपकी बुक में दे रखे थे एनसीईआरटी में, पुरानी वाली एनसीईआरटी में। इसमें सभी बिंदुओं को हमने पढ़ लिया। और अगर हम इसके थोड़ी सी प्रबलता की बात करें तो देखो, ये एक तरीके से अगर हम इसको माने कि ये जो बल है, ये बल ये एक तरीके से 1 गुना है। ठीक है, और ये इसका क्या एक तरीके से 1/100 गुना है। ठीक है, और ये इसका क्या है 1/13 गुना है। और ये इसका क्या है 1/−38 गुना है। यानी कहने मतलब ये है कि आप ये बल अगर इसको 1 मानो तो उससे 100 गुना कम ये है, और उससे इससे 1/13 10⁻13 गुना कम है, और उससे भी 1/10⁻38 गुना ये बल कम है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि हम धरती पर खड़े हैं तो हम ऐसे उछल के क्या कर सकते हैं, कूद सकते हैं, तो हमें ज्यादा बल लगाना नहीं पड़ा। ठीक है, अब मान लो कि आप चुंबक ले लो, दो चुंबक ले लिए, उनको हटाने में थोड़ा बल लगाना पड़ रहा है। अब कई बार क्या देखते हैं कि एक बड़ा सा चुंबक होता है, विद्युत चुंबक, जो हमने देखा था इसलिए जो हमारे 10वीं क्लास में मैंने जो लेक्चर लिया था उसमें, विद्युत चुंबक क्या होता है कि उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ समय के लिए चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो उस चुंबक से हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी को, जो कार खड़ी है लो वाली कार, उसको उठाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं। तो अब आप मान लो कि पृथ्वी की जितना बड़ा चुंबक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इनमें तुलना कीजिए। आप पृथ्वी पर उछल सकते हो, कूद सकते हो, और पृथ्वी के बराबर आप मान लो एक चुंबक है ले लिया, और उस पर आपने मान लो जैसे मेरा वजन मान लो 60 kg है, तो 60 kg का कोई वहाँ पे आपने कोई पत्थर रख दिया है, लोह का टुकड़ा रख दिया, सॉरी लोह का रख दिया, 60 kg का लोह का टुकड़ा रख दिया। अब उसको दूर करने में ना पूरी जान लग जाएगी, कोई संभावना नहीं है कि वो दूर हो जाए, हमारी क्षमता से बाहर है। इसे मानते हैं कि अगर ये मान लो 1 गुना है, ये गुना है, तो ये इसका 100 गुना है। ठीक है, यानी अगर इस पर अगर दो कणों को दूर करने में हमें, अगर दो कणों को दूर करने में अगर 1 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे दो कणों को दूर करने के लिए हमें 100 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इसको, इन कणों को दूर करने के लिए हमें 1 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा है, यानी इन कणों पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, और इसको अगर दूर करने के लिए हमें एक तरीके से इसकी तुलना में 10⁻13 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इनमें अंतर है। तो बच्चों, ये हमारी क्लास पूरी हो चुकी है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आप ऐसे ही पढ़ते रहो।